हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन आपका एंट्रोपी का फोर्थ सेशन है एंड आई होप कि आपने प्रीवियस 3 सेशंस को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप में से कोई इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। ओके, टीएस डायग्राम पर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनका स्लोप क्या होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में किसका स्लोप ज्यादा होगा उस टीएस डायग्राम पर, ये हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग दोनों प्रोसेस का पहले स्लोप देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा होगा। ओके, सो चलिए माय डियर, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोग स्लोप देखेंगे। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन का यूज करेंगे। कंबाइंड इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। तो फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन, पहला कंबाइंड इक्वेशन क्या था आपको याद होगा, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, this is your first combined equation for unit volume, sorry for unit mass, for unit mass, ठीक है, पर यूनिट केजी के लिए आपका पहला कंबाइंड इक्वेशन यही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए देखना है माय डियर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम आप बोलेंगे सर जीरो होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं dv, सो दिस होल टर्म will be equal to 0. Okay, so now TDS is equal to du और ये du क्या है, तो du है आपका चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। अब एक चीज आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू सी वी इंटू टी। ओके, सो यदि आप यहां से स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो मास से डिवाइड करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, CV इंटू टी। सो इसके बाद यदि आप चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, CV इंटू डी टी। सो चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV इंटू डी टी। सो माय डियर, so TDS is equal to CV into dt. Okay, now you can write that from here dt by ds is equal to T by CV. dt by ds will be equal to T by CV. अब ये dt by ds को हम क्या कहेंगे, ये जो आपका dt by ds is equal to T by CV, ये एक्सप्रेशन जो आपने निकाला है ये किसके लिए निकाला है, किस प्रोसेस के लिए, तो ये माय डियर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए है। और किस डायग्राम पर, तो टीएस डायग्राम पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी आप टीएस डायग्राम पर स्लोप फाइंड आउट करेंगे किसी भी कर्व का, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टीएस डायग्राम, यहाँ पर किसी भी कर्व का यदि हम स्लोप निकालना चाहें, स्लोप, तो आप क्या लिखेंगे उसको, आप लिखेंगे dt बाई ds, आप उसे क्या लिखेंगे dt बाई ds। ओके माय डियर,
सो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने dt बाई डी एस निकाला है किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम, क्योंकि dt बाई डी एस है ना। सो दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस डायग्राम में, ऑन टीएस डायग्राम, ऑन टीएस डायग्राम। और ये किसके बराबर है माय डियर, तो ये बराबर है टी बाई सी डी, टी बाई सी। ओके, सो हमने माय डियर यहाँ पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप टीएस डायग्राम पर कितना होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये किसके बराबर है, टी बाई सी वी के बराबर है। ओके, ठीक इसी तरह हम लोग अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए देखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए स्लोप क्या होगा टीएस डायग्राम पर, ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, नाउ फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, for constant pressure process, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए P तो आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा माय डियर, चेंज इन प्रेशर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा कंबाइंड इक्वेशन, तो जिसमें माय डियर, जिसमें आपका चेंज इन प्रेशर का टर्म हो। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dv का वैल्यू जीरो था, चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, तो हमने कौन सा कंबाइंड इक्वेशन यूज किया, फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन यूज किया, क्योंकि फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन में ही हमारा चेंज इन वॉल्यूम का टर्म है। उसी तरह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए चेंज इन प्रेशर जीरो हो रहा है, दैट मींस हम लोग यहाँ पर सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन में चेंज इन प्रेशर का टर्म अवेलेबल है। ओके, सो नाउ फ्रॉम So now from second combined equation, second combined equation, second combined equation क्या है आपका, तो TDS is equal to DH minus VDP, DH minus VDP, यही है आपका सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए dp का वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स ये होल टर्म किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। सो TDS will be equal to DH। अब यहाँ पर हमें DH मिल रहा है, ये DH किसके बराबर होगा, आइए देख लेते हैं DH किसके बराबर होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा था du बराबर क्या मिला था, cv dt, उसी तरह DH क्या होगा, DH क्या है, तो चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी। सो हम लोग जानते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू mcpt, mcpt। तो यहां से आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना होगा, तो आप एंथैल्पी में मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा Cp into T। So from here change in specific enthalpy will be equal to Cp into dt, Cp into dt। So ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। So TDS is equal to Cp into dt। ओके, सो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा dt by ds is equal to T by Cp, T by Cp। ये देखिए ये आपको मिला है किस प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dt by ds का वैल्यू क्या है, T by Cv, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए dt by ds का वैल्यू क्या मिल रहा है, T by Cp। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये dt by ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन टीएस डायग्राम। बट यहाँ तो हमने कर्व डिसाइड कर लिया है किसके लिए, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए। सो दिस dt by ds रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम, ऑन टीएस डायग्राम। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है माय डियर टी बाय सी पी, ये बराबर है टी बाय सी पी के। ओके, तो देखिए हमने कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप टीएस डायग्राम पर कितना होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये दोनों रिलेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको स्लोप पूछा जाएगा, ठीक है? तो आप याद रखेंगे इनको। ओके, तो चलिए माय डियर, अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन दोनों प्रोसेस में से किसका स्लोप टीएस डायग्राम पर ज्यादा हो, ठीक है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। Now my dear, now आपने क्या देखा? आपने देखा जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है माय डियर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए स्लोप ऑन टीएस डायग्राम किसके बराबर है? तो टी बाई सी वी के बराबर है। ओके, एंड जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आप जब देखना चाहेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए स्लोप क्या होगा? dt by ds is equal to t by cp। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों स्लोप में किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए माय डियर, सिंस सिंस we know that we know that cp is greater than cv, हम लोग तो जानते हैं कि cp का वैल्यू क्या होगा? cv से ज्यादा होगा। जब cp का वैल्यू ज्यादा है सो तो t बाई सी पी क्या हो जाएगा? लेस देन t बाई सी बी, होगा कि नहीं माय डियर? cp ज्यादा है, देखिए ये टर्म ज्यादा है माय डियर, जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा? पूरा फ्रैक्शन कम हो जाएगा। सो t बाई सी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और cv का वैल्यू कम है तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो t बाई सी वी ग्रेटर देन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं टी बाई सी पी, टी बाई सी पी लेस देन हो गया टी बाई सी भी से। और टी बाई सी पी है क्या? तो टी बाई सी पी है माय डियर स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑन टीएस डायग्राम। टी बाई सी भी क्या है? स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑन टीएस डायग्राम। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि टीएस डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के स्लोप से ज्यादा होगा, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है? सो यहां पर आप बोल सकते हैं सो dt by ds, so dt by ds for constant pressure process is less than dt by ds for constant volume process. Hence we can write here slope of, hence slope of constant volume process, slope of constant volume process on TS diagram, on TS diagram is more than, is more than slope of, slope of constant pressure process, constant pressure process on TS diagram। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जब भी आप टीएस डायग्राम पर, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको कर्व ड्रॉ कर दे रहा हूं। जब भी आप टीएस डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि टीएस डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ पे दो प्रोसेस लीजिए, फर्स्ट सॉरी ये आपका पहला प्रोसेस, ये आपका दूसरा प्रोसेस, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दो प्रोसेस लेके दिखा रहा हूँ और आपको बताना है कि इन दोनों में से कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होगा एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए माय डियर, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये स्लोप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इस लाइन के साथ ये वाला जो कर्व है ये थीटा 1 एंगल बना रहा है एंड ये वाला कर्व थीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, यानी सेकेंड वाला जो कर्व है माय डियर, सेकेंड वाले कर्व का स्लोप फर्स्ट वाले कर्व के स्लोप से ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप इस सेकेंड वाले कर्व को क्या कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। और फर्स्ट वाले कर्व को आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कर्व कहेंगे माय डियर। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर थीटा 2 है ना, थीटा 2 का मतलब क्या है, स्लोप है ना वो, दैट मीन्स dt by ds, dt by ds for curve 2 is greater than dt by ds for curve 1, ओके। एंड स्लोप आपका ज्यादा किसका होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, सो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व आपका 2 वाला होगा एंड कांस्टेंट प्रेशर कर्व आपका फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। तो देखिए आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और ये कौन सा प्रोसेस होगा माय डियर, दिस इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे टीएस डायग्राम पर कि कौन सा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होगा एंड कौन सा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि टीएस डायग्राम जब भी हम लोग बनाएंगे तो वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर से, ओके। सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान देंगे आप, याद कीजिए, वी नो दैट, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, वी नो दैट ds entropy change is equal to dq by t reversible and entropy change for irreversible system is equal to dq by t irreversible plus डेल्टा एस जनरेशन, इंट्रोपी जनरेशन, ये आपने पढ़ा था, ओके। फिर रिवर्सल प्रोसेस में इंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होता जाएगा इंट्रोपी जनरेशन वहां पर इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। जिस प्रोसेस का इंट्रोपी जनरेशन ज्यादा होगा वो प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है माय डियर, ध्यान देना है, किसी भी सिस्टम का जो इंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है, किसी भी सिस्टम का इंट्रोपी चेंज, यहां पर आप सॉरी एक सेकेंड, पहले यहां पर देख लीजिए, आप इरिवर्सिबल सिस्टम का इंट्रोपी चेंज देख रहे हैं और ये किसके बराबर है, dq by t इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा एस जनरेशन। तो ये डेल्टा एस जनरेशन क्या है, ये मैंने बताया था, दिस विल अकर ड्यू टू, दिस विल अकर ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज, ड्यू टू इंटरनल irreversibilities, ओके। मतलब ये है कि आपका सिस्टम के अंदर इंटरनल सिस्टम के अंदर कितना इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है, उसी के कारण आपका इंट्रोपी जनरेट होगा, इंट्रोपी का प्रोडक्शन होगा वहां पर, ठीक है। सो इंट्रोपी जनरेशन अकर्स ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज, मतलब ये सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है।
सराउंडिंग से इसको कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज नहीं होगा। सिस्टम के अंदर जो भी आपका सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर आपका कितना इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज है, उसी के कारण जो इंट्रोपी जनरेट करेगा, इंट्रोपी का जो प्रोडक्शन होगा, उसे ही आप डेल्टा एस जनरेशन कहेंगे। ओके। अब ये जो टर्म आप देख रहे हैं डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल, ये किसके कारण होता है? दिस इंट्रोपी चेंज अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होगा माय डियर? तो यहां पर आप एक टर्म देख रहे हैं, यहां पर आप एक टर्म देख रहे हैं डी क्यू। डी क्यू, ध्यान देंगे आप। मान लीजिए माय डियर, मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, ये आपका सराउंडिंग है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हीट ट्रांसफर आपका बाउंड्री फेनोमेनन होता है, इसे बाउंड्री क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट हीट दे रहा होगा, या सराउंडिंग सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हीट ट्रांसफर क्या है? हीट ट्रांसफर आपका बाउंड्री फेनोमेनन है, मतलब एक्सटर्नल इंटरैक्शन। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, यानी यहां पर एक्सटर्नल इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों आप सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के बाहर है। ठीक है, सिस्टम के बाद सराउंडिंग होगा ना, उसके एक्सटर्नल में होगा। ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन जब होगा, तभी आपको हीट ट्रांसफर का वैल्यू मिलेगा। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि बाबू सिस्टम सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, तो dq बाई टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो dq बाई टी जो आपको मिलेगा, वो किसके कारण? तो वो मिलेगा माय डियर एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, देन दिस टर्म इज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, मतलब इसमें एक्सटर्नल इंटरेक्शन में माय डियर आपका सिस्टम भी इन्वॉल्व रहेगा एंड सराउंडिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज में सिर्फ आपका सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सराउंडिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्यू क्या है, तो क्यू है आपका बाउंड्री फेनोमेनन। हीट ट्रांसफर है ना, तो ये क्या होता है? बाउंड्री फेनोमेनन होता है, बाउंड्री फेनोमेनन। ओके, ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने देखा माय डियर, डीएस, इंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम अकर्स, किसी भी सिस्टम का इंट्रोपी चेंज दो कारण से हो सकता है। पहला कारण ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन, कि वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ किस तरह का इंटरेक्शन कर रहा है, सराउंडिंग के साथ जो वो एक्सटर्नल इंटरेक्शन कर रहा है, उसके कारण उसका एंट्रोपी चेंज होगा। एंड दूसरा क्या होगा? दूसरा, उस सिस्टम के अंदर कितना इरिवर्सिबिलिटीज प्रोड्यूस हो रहा है, सिस्टम के अंदर कितना इरिवर्सिबिलिटीज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पर मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, the entropy of a system, the entropy change होगा ना, the entropy change of a system occurs due to, occurs due to two reasons, due to two reasons। नंबर फर्स्ट क्या होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन, एंड सेकेंड इज ड्यू टू इंटरनल irreversibilities, ड्यू टू इंटरनल irreversibilities। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
इररिवर्सिबिलिटीज। ओके, नाउ नाउ माय डियर, अब इसके आगे देखिए। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, ध्यान देंगे आप कि एक्सटर्नल इंटरेक्शन के साथ कौन रिलेटेड होगा। तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन के साथ आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही रिलेटेड होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा। लेकिन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज के साथ सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा, सिर्फ सिस्टम इन्वॉल्व होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। एक्सटर्नल इंटरेक्शन है ना, आप इस फिगर में देखिए ना, एक्सटर्नल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पर एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो वहां पर सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों ही अफेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हीट माय डियर सराउंडिंग में जा रहा है, अगर हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है, तो सोचिए सिस्टम का एंट्रोपी भी चेंज होगा, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज होगा। उसी तरह अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगा तो उस टाइम भी दोनों का एंट्रोपी चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अफेक्टेड होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन। उसी तरह जब सिस्टम में इंटरनल रिवर्सिबिलिटीज होगा तो उसके कारण भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा, लेकिन सराउंडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्रोपी जनरेशन का इफेक्ट माय डियर सराउंडिंग पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर बोला जाए कि सिस्टम का इंट्रोपी चेंज, अगर सिर्फ सिस्टम बोला जाए, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को अगर बोला जाए कि बाबू ठीक है, अब ये बता दो, अब ये बता दो, अगर दोनों को हम सेपरेट लिखना चाहें कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज किसके किसके कारण हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर सिस्टम का इंट्रोपी चेंज तो दोनों के कारण होगा, एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण भी, एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज के कारण, दोनों के कारण सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज। बट अगर सराउंडिंग के बारे में बोला जाए कि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैसे होगा, तो माय डियर अभी आप यहाँ पर आपने देखा है कि डेल्टा एस जनरेशन यानी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज सराउंडिंग में तो काम नहीं करेगा, तो सराउंडिंग में उसके कारण एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। तो सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज सिर्फ आप देख पा रहे हैं, देखिए सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण होगा, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा। बात समझ में आ गया? आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर, तो यहाँ पर काफी ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब अगर आपके क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान देंगे आप, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि बाबू एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो फिर आप एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आप अच्छे से देखिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए माय डियर फ्रेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें हीट ट्रांसफर ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगा। दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए माय डियर एक्सटर्नल इंटरेक्शन जीरो हो जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरेक्शन तो होगा ही नहीं, ना तो हीट बाहर जा रहा है ना ही हीट अंदर आ रहा है, दैट मीन्स एक्सटर्नल इंटरेक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, दैट मीन्स आपका dq का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है, 0। अब आप बोलेंगे तो सर सिस्टम का एंट्रोपी अब किसके कारण चेंज होगा एंड सराउंडिंग पे क्या असर पड़ेगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग पे क्या असर पड़ेगा, उसके एंट्रोपी चेंज पे क्या असर पड़ेगा, वो आप देखिए। यहाँ ऊपर में आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण भी हो सकता है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एडियाबैटिक प्रोसेस बोला गया है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरेक्शन तो जीरो हो गया माय डियर, यानी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरेक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसके कारण एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। लेकिन सिस्टम का एंट्रोपी चेंज एक और कारण से होता है, किसके कारण,
इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज के कारण। सो नाउ फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम एंट्रोपी कैन चेंज ड्यू टू ओनली इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज, ड्यू टू ओनली इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज। सो माय डियर फ्रेंड, सिस्टम का एंट्रोपी अब चेंज होगा सिर्फ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज के कारण, क्योंकि बेचारे सिस्टम से हीट तो बाहर जा ही नहीं रहा है, ना ही सराउंडिंग से हीट अंदर आ रहा है, तो उसके कारण तो इसका एंट्रोपी चेंज कुछ होगा नहीं। लेकिन सिस्टम के अंदर भी तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज हो रहा है, तो उसके कारण सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। अब सराउंडिंग की बात की जाए, सराउंडिंग की बात की जाए माय डियर, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज किसके कारण होगा? तो यहाँ पर आपने ऊपर में क्या देखा था कि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन जीरो हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सराउंडिंग में तो हीट ट्रांसफर जा ही नहीं रहा है, और ना ही वहां से हीट बाहर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। ओके, यानी आप क्या बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज of the surrounding in the case of adiabatic process will be zero, will be zero। याद रखेंगे माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, so we can write here, so we can write here for an adiabatic process, for an adiabatic process the surrounding entropy change, the surrounding entropy change will be zero, change will be zero। यानी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में कभी भी कहीं पर भी यदि आप ये देख रहे हैं कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सराउंडिंग इंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग में इंट्रोपी चेंज नहीं होगा, लेकिन सिस्टम में तो होगा, सिस्टम का तो इंट्रोपी चेंज होगा, क्योंकि सिस्टम का इंट्रोपी चेंज सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण ही नहीं होता है, उसके अंदर जो इरिवर्सिबिलिटीज है उसके कारण भी होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज के कारण होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर क्वेश्चन में कहीं भी एडियाबैटिक प्रोसेस आपको दिया गया हो, या आपको ये बोला गया हो कि बाबू हमारा सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। ओके, सो डीएस सराउंडिंग विल बी जीरो, दैट मीन्स entropy change of the surrounding will be zero। तो इस टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में इस तरह का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जैसे ही इंट्रोपी आपका कंप्लीट होगा तो हम लोग इंट्रोपी का तुरंत, ठीक है, इंट्रोपी कंप्लीट होने के बाद हम लोग सबसे पहले इंट्रोपी का क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन के आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंट्रोपी काफी आसान है। ठीक है, हाँ डियर, आसान है, इसका थ्योरी आसान है, लेकिन जब इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने करने बैठेंगे तो फिर आपको वहां पर काफी मुश्किल होगा। तो हम लोग इसीलिए इसीलिए इंट्रोपी कंप्लीट होने के बाद मैं एक सेशन ले लूंगा इंट्रोपी के क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसके बाद फिर आपका इंट्रोपी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, फिर आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए माय डियर, अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे, अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, और अब हम लोग देखेंगे इंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, इंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का इंट्रोपी चेंज क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो हम लोग चलिए पहले फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, और जो भी फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर मिलेगा
आइडियल गैस के लिए इंट्रोपी चेंज का, वो सभी फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर वहां जैसे कोई भी आइडियल गैस का न्यूमेरिकल आपको पूछ दिया और फिर उसका इंट्रोपी चेंज पूछा जा रहा है, तो आप वहां पर इन्हीं सभी फॉर्मूलाज जो हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे वही सभी फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए माय डियर, तो अब यहाँ पर हम लोग इंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस ये हम लोग देखते हैं। देखिए माय डियर, यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूलाज मिलेगा। आइडियल गैस का इंट्रोपी चेंज निकालने का तीन फॉर्मूला मिलेगा। तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कैसे आप याद रखेंगे, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं माय डियर। वी नो दैट वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। देखिए माय डियर, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट हमने लिया है, दैट मीन्स ये मास m के लिए है। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। ओके, सो यहाँ से माय डियर ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें इंट्रोपी चेंज निकालना है, तो ds इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, du बाई टी प्लस p बाई टी इंटू dv, आप ऐसा लिखेंगे। ओके, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमें इंट्रोपी चेंज निकालना है, हमें ds का वैल्यू निकालना है, किसके लिए, तो आइडियल गैस के लिए माय डियर, आइडियल गैस के लिए। ओके, तो आइडियल गैस के लिए पहले देख लेते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि आप इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में आप du देख रहे हैं, du लिखा हुआ है, फिर p बाई टी लिखा हुआ है, तो ये वैल्यूज हम आइडियल गैस के लिए निकालेंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आइडियल गैस के लिए माय डियर आप जानते हैं U इज इक्वल टू क्या होता है, mCVT। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे mCVDT। ओके, तो du का वैल्यू हमने निकाल लिया mCVDT। ओके, अब हमें P बाई टी निकालना है। ओके, तो आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, PV इज इक्वल टू mRT। तो यहां से क्या P बाई टी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। सो P बाई टी हियर विल बी इक्वल टू mR बाई V, होगा ना जी। तो देखिए du हमने निकाल लिया mCVDT एंड P बाई टी का वैल्यू क्या आ गया, mR बाई V। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, putting the values in equation 1। तो जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सो ds इज इक्वल टू du के जगह पर क्या लिखेंगे आप, mCVDT डिवाइडेड बाई टी प्लस p बाई टी क्या हो जाएगा, mR बाई v इंटू dv। ओके माय डियर, सो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लिख लीजिए। सो ds इज इक्वल टू mCV इंटू dt बाई टी प्लस mR dv बाई v। ओके, अब हमें इंट्रोपी चेंज निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, S1 से S2 और ये आपका T1 से T2 और यहाँ पर लिमिट क्या होगा, V1 से V2। ओके, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा S2 माइनस S1। ओके माय डियर, दिस इज इक्वल टू mCV कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dt बाई टी, इसको आप क्या लिखेंगे, ln t, लिमिट क्या है, कहां से कहां तक, T1 से T2। ओके, प्लस mR बाहर निकल गया, dv बाई v का इंटीग्रेशन ln v, और लिमिट कहां से कहां तक होगा माय डियर, V1 से V2।
ओके, चलिए अब यहां से देखिए। सो माय डियर फ्रेंड, सो S2 माइनस S1 विल बी MCV। अब यहां से देखिए, अब ln t है और लिमिट है t1 से t2, तो एक बार आप क्या लिखेंगे, ln t2 माइनस ln t1 प्लस m इंटू आर इंटू क्या लिखेंगे, ln v2 माइनस ln v1, ऐसा ही लिखेंगे जी, लिखेंगे ना। ओके, ln m माइनस ln n, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n होता है, तो ln m बाय n हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ln t2 बाय t1। ओके, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए। सो माय डियर, सो S2 माइनस S1 विल बी इक्वल टू mcv ln t2 बाय t1 प्लस, फिर यहां पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या है, एम आर इंटू एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन को आप क्या लिखेंगे, एल एन वी टू बाई वी वन। ओके, सो प्लस एम आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो देखिए माय डियर, आइडियल गैस के लिए इंट्रोपी चेंज का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास m से मल्टीप्लाई किया गया है, m मास से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं S2 माइनस S1 ये क्या है, कैपिटल में है। दैट मीन्स ये आपका किसके लिए है, फॉर मास m के लिए है, फॉर मास m। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। और इस फॉर्मूला का यूज आप कब करेंगे, आप देखिए यहाँ पर, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको किसी दो सेक्शन पर दिया रहेगा, जब आपको V1 V2 दैट मींस फर्स्ट सेक्शन पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसी तरह सेकंड सेक्शन पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जब दिया गया रहेगा, तो फिर आप वहां पर एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आ गया, चलिए। अब अगर यूनिट मास का निकाला जाए, यूनिट मास के लिए, तो यूनिट मास के लिए क्या करेंगे आप, फॉर यूनिट मास, तो यूनिट मास के लिए आप मास से डिवाइड करेंगे इसको। ओके, मास से डिवाइड करेंगे तो आपका स्पेसिफिक इंट्रोपी हो जाएगा S2 माइनस S1, यानी चेंज इन स्पेसिफिक इंट्रोपी। यहां से मास कैंसल आउट हो जाएगा, सो CV ln T2 बाई T1 प्लस यहां से भी मास हट जाएगा, तो R ln V2 बाई V1। तो सबसे ज्यादा माय डियर यही फॉर्मूला आपको यूज होगा, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो ये फॉर्मूला है फॉर यूनिट मास, फॉर यूनिट मास। यूनिट मास मींस क्या, पर यूनिट केजी, पर यूनिट केजी, ठीक है। तो यूनिट मास के लिए यही फॉर्मूला है, और सबसे ज्यादा यूज आपका यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। और जब किसी भी दो सेक्शन पर टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर दिया रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आइडियल गैस का एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सीवी लिखा हुआ है, सीवी, यहाँ पर सीवी है, तो देखिए दूसरे तरफ क्या है, एल एन वी टू बाई वी वन है। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था ना, सीवी, सीवी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब सीवी यहाँ पर है, तो अपोजिट साइड में क्या है, वॉल्यूम का रेशियो है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए आर लिखा हुआ है, तो अपोजिट साइड में क्या है, अपोजिट साइड में टेम्परेचर का रेशियो है। ओके, यानी फर्स्ट फॉर्मूला में आपका सीवी आएगा और आर आएगा, बस यही दो चीज याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला में सीवी और आर आएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन होगा माय डियर। ओके, तो इस तरह आप याद रखेंगे। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब किसी भी दो सेक्शन पर माय डियर, किसी भी दो सेक्शन पर यदि हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया गया हो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, देखिए, ये आइडियल गैस के एंट्रोपी चेंज निकालने का पहला फॉर्मूला था। अब इसके बाद दो फॉर्मूला और है, ठीक है। तो चलिए वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
आज के सेशन के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं माय डियर। ओके, नेक्स्ट सेशन में जो दो फॉर्मूलाज बचे हुए हैं, ठीक है, वो देखेंगे, फिर उसके आगे के टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके, सो बाय बाय माय डियर।